एसीट्रेटिन ये एक रेयर दवा है जो क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, मतलब जब लिम्फोमा स्किन पे फैल चुका होता है उसके अंदर काम करती है। चूँकि ये रेयर डायग्नोसिस है, ये दवा भी बहुत कम काम में आती है। इस कारण से इस दवा के बारे में इंफॉर्मेशन, पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने पेशेंट्स के लिए या उन पेशेंट्स के लिए जो ये दवा ले रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट जानना चाहते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना है, वो सब। सो ये दवा कैसे काम करती है उस पर डिस्कशन नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो पहली बात, ये दवा विटामिन ए से रिलेटेड है। तो अगर आपको विटामिन ए से एलर्जी है या कुछ ऐसे कंपाउंड जो विटामिन ए से रिलेटेड हैं, जैसे आइसोट्रेटिनोइन की क्रीम, टैबलेट डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं एक्ने के लिए, मुहासों के लिए। सो अगर उससे पास्ट में आपको कोई एलर्जी है तो इस दवा को लेने से पहले हमें बताइए, कैंसर डॉक्टर को बताइए। हो सकता है बहुत ज़्यादा एलर्जी के केस में ये दवा हम नहीं चालू करवाएं। किसी भी कैंसर दवा को चालू करने से पहले हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं आपकी फिटनेस जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, ये सब ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी कितनी फिट है इस दवा को लेने से पहले। इस दवा से पहले भी हम ये टेस्ट करते हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे करीब 15 दिन या 1 महीने पे हम इसको रिपीट करते रहते हैं। आइसोट्रेटिनोइन, एसीट्रेटिनोइन, ये सब विटामिन ए एनालॉग्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं गर्भाशय में होने वाले बच्चे के लिए। इसके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है सारे डॉक्टर्स की कि इस तरह के रिलेटेड कंपाउंड्स लेते वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आइसोट्रेटिनोइन या ये क्रीम भी चालू करते हैं या हम ये अट्रा या फिर एसीट्रेटिन चालू करते हैं, तो हम ये स्ट्रिक्ट एडवाइस करते हैं कि स्ट्रिक्टली बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस की जाए। किसी भी कारण से अगर बच्चा पैदा होता है उसको हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बच्चे में मालफॉर्मेशन, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। सो बेस्ट है बैरियर मेथड यूज़ करना, जैसे कॉन्डम या कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हार्मोनल पिल्स अगर आपकी बीमारी के हिसाब से अलाउड है तो। अगर मेल्स इस तरह की दवाई ले रहे हैं आइसोट्रेटिनोइन या एसीट्रेटिन, तो भी ये रिकमेंडेड है कि वो बैरियर मेथड यूज़ करें, अपने सीमन से किसी और को प्रेग्नेंट ना करें। सीमन के अंदर के शुक्राणु के अंदर भी ये दवाई सिक्रेट होती है और होने वाले बच्चों में डैमेज हो सकता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई भी दवाई जो ओरल है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है खाने से रिलेशनशिप। सो बहुत सारी दवाइयाँ खाली पेट ली जाती हैं, लेकिन ये वाली दवाई खाने के साथ ली जाती है। वो इसलिए क्योंकि इस दवाई से काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी रह सकती है, गैस बन सकती है। इसके लिए खाने के साथ लेने से ये सब एसिडिटी डाइल्यूट हो जाता है। कोई भी ओरल टैबलेट कैंसर रिलेटेड या नहीं कैंसर रिलेटेड भी मिस हो सकती है, किसी भी कारण से भूल जाए, कोई बाहर गया है, साथ में गोली नहीं है, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अगर याद आ गया कि गोली मिस हुई है, आप वापस ले सकते हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा आप गोली मिस कर चुके हैं तो उस दिन की गोली भूल जाइए और अगले दिन रेगुलर टाइम पे अपनी गोलियां ले सकते हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा आप 2 गोलियां एक साथ लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो दवा है इसका काफ़ी ज़्यादा ड्रग इंट्रैक्शन है, मतलब आप कुछ और दवाएं किसी कारण से ले रहे हो, जैसे मिर्गी की दवा, फेनेटॉइन, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रेटिनोइन भी आप ले रहे हैं और साथ में एसीट्रेटिन भी चालू किए, तो साइड इफ़ेक्ट्स डबल हो सकते हैं। या फिर कुछ पुराने एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन पहले यूज़ होती थी, विटामिन ए एनालॉग्स, इन सब के कारण भी एसीट्रेटिन का साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकता है। सो अगर ये सब दवाएं आप ले रहे हैं तो अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए, हमें या तो उन दवाओं को चेंज करना पड़ेगा या एसीट्रेटिन की डोज चेंज करने पड़ेगा। खाने से रिलेशन में एक चीज़ और, एसीट्रेटिन बॉडी के अंदर हीट पैदा करता है, एक सिम्टम पैदा करता है। सो और हीट करने वाले फूड प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल अवॉइड करने चाहिए। मैंने चाइल्ड बियरिंग के बारे में इतनी बात करी, तो जो महिलाएं इस एज ग्रुप में होती हैं जो बच्चा पैदा कर सकती हैं या उनकी इच्छा है कि बच्चा पैदा करने के लिए, वो सबसे क्वेश्चन पूछती हैं, सर ड्यूरिंग
ये दवाई चलते चलते तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, चाइल्ड कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके बाद क्या, हम प्रेग्नेंट कब हो सकते हैं? सो कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए लास्ट टैबलेट और आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग में। सो उस कम से कम 2 महीने का गैप दीजिए, उससे पहले प्रेगनेंसी प्लान भी मत करिए। सेम गोज़ फॉर मैन। अगर मैन ये टैबलेट लेते हैं और किसी का अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 महीने लास्ट डोज से गैप रखना कंपलसरी है। मैं इतने एम्फेसिस से बोल रहा हूँ तो आप ये समझ गए होंगे ये सिंपल दवा नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चों की पहुँच से, बूढ़ों की पहुँच से दूर रखिए। नॉर्मल मेडिसिन कैबिनेट घर में जो होती है उसमें नहीं, सेपरेट कौन है जो ड्राई है, लाइट से, स्ट्रॉन्ग लाइट से एक्सपोज नहीं है, सनलाइट से एक्सपोज नहीं है, उस जगह आप इस टैबलेट को रखिए। अब इस गोली के कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यूजुअली तो इससे वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन अगर हो रही है किसी कारण से तो ओंडासेट्रॉन नाम की टैबलेट आप ओवर द काउंटर 8 mg की या 4 mg की लेके वॉमिटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इस टैबलेट का स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट होता है स्किन ड्राइनेस, चेहरे की, इसकी पूरी बॉडी की स्किन ड्राई, और इतनी ड्राई हो जाती है कि रैशेज होने लग जाते हैं। ये इसका इनहेरेंट साइड इफ़ेक्ट है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि मॉइस्चराइज़र लगाते रहें। कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल बेटर लगता है, या इमोलिएंट क्रीम आती है जो बहुत स्किन को सॉफ्ट कर देती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। रैश मत करिए। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है कि रैश करने से कोई स्किन का इन्फेक्शन बढ़ जाए। जिस तरह से मैंने कहा कि स्किन ड्राई हो सकती है, होठ, आँखें और मुंह के अंदर भी सुखावट आ सकती है। इसके लिए लोग अक्सर परेशान होते रहते हैं। मुंह के अंदर की सुखावट के लिए हल्का सा आर्टिफिशियल सलाइवा जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, या घी की 1 या 2 ड्रॉप्स मुंह में कोट करने के लिए रखिए, वो कर सकते हैं। लिप्स की ड्राइनेस के लिए लिप बाम यूज़ करिए। वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसलीन ज़्यादा देर टिकती नहीं है, लिप बाम ज़्यादा देर टिकता है। अगर आंखें ड्राई हो रही हैं तो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, अगेन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाल सकते हैं फ्रीक्वेंटली ये दवाई लेते लेते। कुछ लोगों के अंदर शुगर बढ़ने लग जाती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट, एक स्पेशल साइड इफ़ेक्ट है। सो अगर आपको पहले से शुगर है, आप पहले से शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, हो सकता है आपकी शुगर सडनली बढ़ने लग जाए, या आपको पहले से शुगर नहीं है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, तो हो सकता है वो डायबिटीज़ फुल फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाए। तो आप रेगुलर इंटरवल पे एटलीस्ट वंस अ मंथ अपनी शुगर चेक कराते रहिए। अगर आपका कैंसर डॉक्टर से मिस भी हो गया तो आप ध्यान रखिए। इस दवाई को लेने के बाद धूप में जाने से रैशेज आ सकते हैं, स्किन रैशेज आ सकते हैं, सन बर्न्स ईजिली हो सकते हैं। इसके लिए ये सजेस्टेड है कि ये दवाई रात को ली जाए। सो रात को लेके या शाम को लेके धूप इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, सो ये रैशेज आने के चांस कम हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको धूप में जाना ही पड़े तो सजेस्टेड है कि स्ट्रॉन्ग SPF वाला, SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF 50 के ऊपर वाली सनस्क्रीन लगा के ही धूप में जाएं, और कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो, जैसे फुल स्लीव या हैट जिसके अंदर काफ़ी आगे उसका कवर है। फुल हैट लेडीज़ पहन सकती हैं ताकि धूप नहीं टच होए, और कम से कम सन एक्सपोजर रखें। एसिटोटोनिन के साथ BP भी बढ़ सकता है, और BP ना बढ़ने के सिचुएशन में भी कई बार ब्लीडिंग हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये बॉडी में हीट करती है, सो हीट के सिम्टम्स जैसे ब्लीडिंग होना या थ्रॉबिंग हेडेक्स, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ब्लीडिंग हो, मोस्ट केसेस में, मैं इसे कहता हूँ 90% केसेस में, जस्ट नाक को पिंच करके रखिए, मुंह से 2 मिनट सांस लीजिए, और इस पोजीशन में रखने से 2 से 5 मिनट में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर किसी कारण से बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो ही नहीं रही है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हो सकता है हमें नोज़ के अंदर पैकिंग करनी पड़े जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और वो पैकिंग करीब 24 घंटे या 48 घंटे के बाद हम हटाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो BP चेक कराइए। BP नॉर्मल है, फिर भी अगर हेडेक हो रहा है तो आप कोई भी हेडेक की दवा जैसे पैरासीटामोल, डोलो, क्रोसिन वगैरह लेके इस हेडेक से ट्रीट कर सकते हैं।
अगर हेडेक के साथ आपको विजुअल चेंजेस आ रहे हैं, विजुअल चेंजेस मतलब दिखने में चेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अंदर कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुआ हो, या एक साइड कमजोरी वगैरह लगती है, अंदर कुछ ब्लीडिंग हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कैंसर की जितनी ओरल टैबलेट्स आती हैं, लंग कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, यूजुअली हेयर लॉस नहीं होता है, लेकिन एसिट्रेटिन एक ऐसी दवा है जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है। हेयर लॉस जब होता है तो हेयर की रूट्स के अंदर इचिंग, टेंडरनेस, पेन, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर सजेस्टेड है कि आप बहुत हार्श केमिकल्स, शैम्पू ये सब ना करें। अगर बहुत इचिंग हो रही है तो आप सूदिंग ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल ये लगाकर सूदिंग कर सकते हैं। बहुत कस के बालों को टाई करना, हेयर बैंड यूज़ करना, ये सब अवॉइड करिए। कोई स्पेसिफिक दवा तो नहीं है जिससे हेयर लॉस कम हो सके, लेकिन हाँ, ये सब करके जो इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग, पेन होता है उसको कम किया जा सकता है। अब ये विटामिन ए के जितनी रिलेटेड दवाइयाँ हैं, आइसोट्रेटिनोइन या फिर एसिट्रेटिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे बॉडी के अंदर लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं। इसके लिए यूजुअली हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, बेसलाइन। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फैमिली में ऐसी टेंडेंसी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो वो चीज़ आप हमें बताइए, क्योंकि उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी दवाएं भी चालू करेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहे। और अगर साथ में आपको हार्ट डिजीज़ वगैरह है तो और भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए, खाने में भी फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब कम रखना पड़ेगा। किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक तो ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हो रही है जो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, या हेडेक जिसके साथ हाथ एक साइड कमजोरी आ गई है या आंखों में चेंजेस आ गए, दिखाई ढंग से नहीं दे रहा। ओनली 2 कंडीशन है जिसमें आपको इमरजेंसी लेवल पे हॉस्पिटल या अपने कैंसर डॉक्टर के पास आना चाहिए। उसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्किन ड्राई है, तेल लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए। माउथ ड्राई है, वैसलीन लगाइए। अगर हेडेक हो रहा है तो पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। जाने से पहले लास्ट चीज़, बर्थ कंट्रोल का स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्स में मत इन्वॉल्व होइए। विटामिन ए रिलेटेड दवाइयाँ लेते हुए जैसे एसिट्रेटिन, आइसोट्रेटिन, चाहे क्रीम लेवल पे भी आप ले रहे हैं, प्लीज़ फॉलो बर्थ कंट्रोल, डायफ्राम या फिर कॉन्डम लेकर के। आई होप, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पॉइंट्स मिले होंगे और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन पेशेंट के साथ जो इस तरह की दवाई ले रहे हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं। जो लोग इस दवा के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज या पैराक्लिनिकल स्टाफ, उनके लिए मैंने पाठशाला प्रोग्राम में और डेप्थ में ये वीडियो, जैसे इसकी डोज और स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट जैसे लिवर डैमेज कंडीशन में या किडनी डैमेज कंडीशन में इसकी डोज कैसे ऊपर नीचे करनी है वो भी बताया है। वहाँ एनरोल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रिया।